उनको एक मिनिमम अमाउंट दिया गया। मतलब जैसे मान लो उनका पैकेज 1 लाख का है तो उनको 30,000 दिए गए। स्कूल के दौरान तो इतनी मतलब गाइडेंस ही नहीं थी कि क्या करना है, बस ये पता था कि कैसे भी करके कुछ भी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कॉल करूँ तो हम भी शैतान थे, फोकस नहीं रखते थे, टीचर की बातों को सुनते नहीं थे। इतनी वेब सीरीज़ है जिस पे वल्गरिटी है और मतलब वो बैड लैंग्वेज यूज़ करती है, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उस सोसाइटी पे, उस टीनेज पे पड़ रहा है। बात ही यहाँ से हो रही है कि स्टार्टिंग में बच्चा रो रहा है, उसको दिखा दिया, वीडियो दिखा दी और वो उसने पकड़ना वो शुरू कर दिया। बच्चे की कोई गलती नहीं होती, अगर गलती है तो वो पेरेंट्स हैं या फिर वो उसके सराउंडिंग्स हैं। कि हमारा बच्चा तो फेल हो गया, बचपन से पढ़ रहा था, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा है, अभी तक इसे कुछ नहीं आया। सीपीओ पहले जब डायरेक्ट भर्ती होती थी तो उसमें पहले फिजिकल होता था, उसके बाद में मेजरमेंट होता था। रूल ये है कि जो मेरे से एज में ज़्यादा है उसको वो जॉब दी थी। गवर्नमेंट जॉब या फिर एक सरकारी टीचर बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ी? उसमें क्या है कि उसमें से भी 25% जो रिक्रूट होते हैं उनको आर्मी में रख लिया जाता है, जो बेस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। लाखों एप्लीकेशंस आती है, क्या लाखों का सिलेक्शन होता है कि 8th क्लास से पहले बच्चे फेल नहीं होंगे। एनडीपी बोलते हैं उसको, NDP नॉन बोलते डिटेंशन पॉलिसी। आजकल जैसे कहा जाता है कि अब गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल के कंपैरेटिव हो गए हैं, एटमॉस्फेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है और बच्चे जो हैं उनके प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी बीट कर रहे हैं। दोस्तों, अध्यापक, टीचर समाज का एक आईना होते हैं और आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से सिर्फ स्कूल के टीचर ही नहीं बने बल्कि उस स्कूल के अध्यापक बने जिसके वे खुद विद्यार्थी थे। तो मैं स्वागत करता हूं श्री प्रदीप जी का, जो स्वयं एक स्कूल के टीचर हैं, पटपरगंज स्कूल के, प्लस एनसीसी के ट्रेनर भी हैं। तो प्रदीप जी, कैसे हैं आप? सभी को नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। प्रदीप जी, आपसे एक सवाल कि आपने गवर्नमेंट जॉब पे ही मेन फोकस क्यों रहा? कि इसलिए कि सरकारी जॉब है, सैलरी तो आती ही रहेगी, चाहे काम करना पड़े या ना करना पड़े। ऐसा तो नहीं है कि काम करना पड़े या ना करना पड़े, काम तो करना ही होता है। गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है और सोशल में मतलब अगर देखा जाए तो समाज के अंदर उसकी थोड़ी सी वैल्यू होती है बंदे की, जो मतलब गवर्नमेंट जॉब एक ऑरा होता है कि हाँ भाई बंदा गवर्नमेंट जॉब में है। सबसे ज़्यादा सिक्योर भी इसी को ही माना जाता है गवर्नमेंट जॉब को। जैसे हमने पेंडेमिक में देखा भी होगा कि प्राइवेट वालों की जॉब चली गई थी, कि मतलब कंपनियों ने बाहर कर दिया था, मगर ऐसा गवर्नमेंट में कभी ऐसे हालत नहीं आई। चाहे कितना ही रिसेशन आ जाए, बंदा बिल्कुल सिक्योर फील करता है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि गवर्नमेंट जॉब ही सिक्योर है? बड़ी बड़ी कंपनीज है, पीएसयू है। अभी जैसे मैंने तो बताया ना, पेंडेमिक में हुई थी चीज़ें, उनको एक मिनिमम अमाउंट दिया गया। मतलब जैसे मान लो उनका पैकेज 1 लाख का है तो उनको 30,000 दिए गए। मतलब पूरा अमाउंट नहीं दिया गया, मगर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उनकी डिडक्ट हो गई है अमाउंट। जिसकी जितनी सैलरी हो उतनी उसकी सैलरी आई। तो कुछ डिडक्शन तो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज की भी हुई थी नहीं, किसी की नहीं हुई। भाई, किसी ना किसी उसमें, जैसे डीए है डीए एक गवर्नमेंट की महंगाई भत्ता है, तो महंगाई भत्ता उस समय गवर्नमेंट स्टॉप कर सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी में। मगर ऐसा नहीं है कि सैलरी रोक ली है या सैलरी जस्ट हाफ से भी कम कर दी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है और इसीलिए इसके पीछे सब भागते हैं। मैं क्या स्कूलिंग के दौरान ही तुम्हें कंफर्म था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल के दौरान तो इतनी मतलब गाइडेंस ही नहीं थी कि क्या करना है, बस ये पता था कि कैसे भी करके कुछ भी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मेन फोकस तो मेरा ये था कि पैरामिलिट्री फोर्स में या फिर बेल्ट फोर्स में किसी में भी हो जाए, चाहे वो पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, सीपीओ हो, आर्मी हो, मतलब जो भी हो उसमें मिल जाए मुझे। अच्छा। मतलब एक यूनिफॉर्म पर पहला मेन फोकस था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि वर्दी वाली पोस्ट पे ही ज्यादा मेन फोकस है? मतलब अपने एक पसंदीदा होता है, मेरे को यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। वर्दी से प्यार ज्यादा है? वर्दी से प्यार ज़्यादा, या ये कह सकते हो उसका ऑरा अलग होता है, बंदा एक यूनिक लगता है देखने में भी, हर चीज़ में भी। तो टीचर बनने के बाद तो वो सपना खत्म ही हो गया जैसे? नहीं, ख़त्म तो खैर नहीं कह सकते ख़त्म हो गया। जैसे कि
उसको मैंने बरकरार रखा। हाँ। और कैसे बरकरार रखा कि मैं एनसीसी कैडेट था शुरू से ही। तो एनसीसी कैडेट होने से मुझे एक बेनिफिट ये मिला कि मुझे स्कूल में एनसीसी इंचार्ज मेरे को बना दिया गया। एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग नहीं नहीं, अपने स्कूल के दौरान? स्कूल के दौरान नहीं, स्कूल में जब मैं अपॉइंट हो गया एज ए गवर्नमेंट टीचर, जी। तो उसके बाद मुझे एक एनसीसी का इंचार्ज दिया गया, मतलब चार्ज दिया गया, तो मैं इंचार्ज बना। तो उससे पहले मैं जब मतलब जैसे ही चार्ज मिलता है तो वो कहलाता है सीटीओ। सीटीओ पॉइंट होता है, यानी कि सीटीओ। सीटीओ को बोलते हैं हम केयर टेकर ऑफिसर। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद 2 मंथ्स की हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मतलब वो नागपुर ओटीए कामटी 60 डेज की थी नागपुर। नागपुर में। वो कंप्लीट करने के बाद फिर बंदा एएनओ कहलाता है। कोई भी टीचर है जब ट्रेनिंग कर लेगा तो वो एएनओ कहलाएगा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। और उसकी जो रैंक होती है वो होती है 3rd ऑफिसर। अच्छा। तो मुझे वो अभी है यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, पैशन बरकरार है। पैशन बरकरार है। गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, टीचर भी बिल्कुल। बन गए, और वो मेरा जो पैशन था वो भी वो भी हो बरकरार है। गया। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, प्रदीप भाई, एक बात बताओ, हम्म। आप जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं तो उसके साथ साथ आप टीचिंग बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं फॉर एक्स्ट्रा नहीं सोर्स ऑफ अर्निंग? नहीं नहीं, ट्यूशन हमें अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट टीचर को ट्यूशन अलाउ ही नहीं है, ना ही हम देते हैं। वो तो स्कूल में अलाउ नहीं ना, आप बाहर तो नहीं, बाहर नहीं कोचिंग दे दे सकते। सकते हैं। प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशंस हम नहीं दे सकते। किसी को क्या पता लग रहा है? नहीं, पता लगना एक अलग चीज़ है, ना लगना एक अलग चीज़ है, मगर जो रूल कहता है वो यही कहता है कि हम प्राइवेट ट्यूशंस या कोचिंग नहीं दे सकते, तो मैं देता भी नहीं हूँ। अच्छा, हम्म। तो आदमी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए कुछ तो कर ही सकता है। ऐसी क्या आफत पड़ी है यार, सोर्स ऑफ इनकम की गवर्नमेंट खूब देती है, अच्छा मिलता है। अच्छा, प्रदीप भाई, हम दर्शकों को बताते हैं कि आप स्कूल में टीचर हैं, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? स्पेशलाइजेशन मेरा ना, स्पेशलाइजेशन। देखो मैं अपॉइंट हुआ हूँ एज ए टीजीटी इंग्लिश, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। इंग्लिश। हाँ। ऐसा भी होता है जैसे कि हम, एक सेक्शन होता है कि जूनियर के बच्चों को पढ़ाते हैं या सीनियर का, ऐसा भी कुछ होता हाँ, मैं जो हम अपॉइंट होते हैं टीजीटी, हम 6 to 10th के लिए होते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होते है? हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। हाँ, जो असिस्टेंट टीचर्स होते हैं वो प्राइमरी के लिए होते हैं। 1 वो to 5, 1 to 5 के लिए होते हैं। फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास। हाँ जी। और जो नर्सरी टीचर होते हैं, हाँ। नर्सरी जिन्होंने कर रखी होती है, हाँ। वो केजी के लिए और प्री प्राइमरी के लिए Pre-primary। उनके लिए होते हैं। और जो पीजीटी लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो 11th और 12th के लिए होते हैं। ठीक है। पर आप हैं टीजीटी? मैं हूँ टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो हम 6 to 10th के लिए हैं। बट ऐसे कभी इमरजेंसी है कि कोई टीचर हाँ, अवेलेबल तो नहीं है हम तो आप 11 11 12 को ही टीच करते हैं, टीच करते हैं? हाँ। करने पड़ता है। अगर मतलब शॉर्ट हो शॉर्टेज गया है या कि कोई। बाई चांस ऐसा हो गया कि किसी का ट्रांसफर हो गया और हम्म। हमारे पास रिसोर्स नहीं रहा, मतलब टीचर नहीं रहे, तो हम 11 12 में भी टीच करते हैं। कभी पढ़ाया है 11 12 के बच्चों को? हाँ, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, क्लासेस लिए हैं, अरेंजमेंट में भी जाते हैं। तो जैसे 6 to 10th के बच्चों को आप पढ़ाते हैं और वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, तो देखा जाता है, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं एक टाइम हाँ, में। हम दोनों ही। हाँ, हम दोनों ही पढ़े हैं दोस्तों। सो बहुत शैतान होते हैं, या मतलब अगर मैं उस टाइम को रिकॉल करूँ तो हम भी शैतान थे, फोकस नहीं रखते थे, टीचर की बातों को सुनते नहीं थे। तब के बच्चों में और आज के बच्चों में क्या फर्क है ड्यूरिंग, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास? जब हम पढ़ते थे तो हम शरारती कहलाते थे, मतलब हाँ। शरारतें थी हमारी, मगर हमने कभी किसी भी टीचर से या फिर किसी भी घर परिवार में या पेरेंट्स से या समाज में हमने कभी किसी से बदतमीजी नहीं करी। डर लगता था? डर लगता था, फोबिया था पेरेंट्स की इज्जत का, हर चीज़ का। पर आज का जो सिनेरियो वो थोड़ा सा चेंज है, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और इसका कारण भी ये है कि ओटीटी पे आप देखेंगे इतनी वेब सीरीज़ है जिसमें वल्गरिटी है और मतलब वो बैड लैंग्वेज यूज़ करती है, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उस सोसाइटी पे, उस टीनेज पे पड़ रहा है, समाज पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम डिजिटली देखें कि इसको हम इस तरह से लेते हैं कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे कम एज में ही आ गए, बहुत कम एज में आ गए। वेब सीरीज हो गई, ओटीटी हो गई। हाँ, बहुत है। पर इसका अगर हम बिहाइंड द सीन देखें तो यहाँ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी तो स्कूल के टीचर्स ही हैं। कैसे? पेंडेमिक पीरियड में बच्चों को होमवर्क मोबाइल पे दिया जाता था,
उनको सारी चीजें मोबाइल पे ही शेयर की जाती थी। ये तो सिचुएशन थी। तो वो एक उनको पाथ मिल गया ना, उससे पहले तो बच्चे मोबाइल को देखना तक नहीं चाहते थे। अब खाली होमवर्क का बहाना लिया जाए तो मैं इस चीज़ को तो गलत मानूंगा कि होमवर्क ही था। स्क्रीन टाइम तो हम लोगों ने बढ़ाया ना। स्क्रीन टाइम जो बढ़ा है वो मानता हूँ थोड़ा बहुत रहा होगा पेंडेमिक में, पर वो पूरी तरीके से कंप्लीटली हम इसको नहीं कह सकते कि बच्चों पे असर वहीं से ही आया, पेंडेमिक से ही आया है। जैसे कई बार मैंने देखा भी है कई जगहों पर कि बच्चा अगर मतलब रो रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको फ़ोन दे दिया जाता है फोन पकड़ा दिया जाता है, कि वो अल्फ़ाबेट देखेगा या फिर जो भी उसका कार्टून है वो देखना शुरू करेगा। डाइवर्ट हो जाएगा। तो बच्चा वहाँ से अपनी हैबिट को फॉर्मेट कर रहा है धीरे-धीरे। तो जो ये फ़ोन चला है मल्टीमीडिया का, ये इसकी शुरुआत ही यहाँ से हो रही है कि स्टार्टिंग में बच्चा रो रहा है, उसको दिखा दिया, वीडियो दिखा दी और वो उसने पकड़ना वो शुरू कर दिया और उसका स्क्रीन टाइम या उसकी लत या एडिक्शन जो लग रहा है वो धीरे-धीरे वहाँ से चलना शुरू हो रहा है। अब वहाँ उनको मिला बहाना पेंडेमिक में कि हमारा तो होमवर्क उसी पे आएगा, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। जिनके पास में भी मोबाइल फ़ोन नहीं था उनको वर्कशीट स्कूल से प्रोवाइड करी जाती थी, पेरेंट्स आते थे, वो वीकली अपनी वर्कशीट लेकर जाते थे बच्चे की और उससे फिर नेक्स्ट वीक काम कराकर या फिर जो उनका होमवर्क था, जिस तरीके की चीज़ें थी वो उससे वो कर लेते थे और नेक्स्ट वीक की वो ले जाते थे, उसको सबमिट कर देते थे। ये आप बता रहे हो बिफोर पैंडेमिक ये वर्कशीट ले जाते थे? हाँ, नहीं बिफोर पैंडेमिक नहीं, ड्यूरिंग पैंडेमिक। ड्यूरिंग पैंडेमिक। यस। तो ऐसा रहा। अभी आपने बताया कि जैसे बच्चा रो रहा है छोटा, हुँ, तो उसको चुप करने के लिए हमने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। जी। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ही तो हैं, टीचर ही तो हैं, पेरेंट्स ही तो हैं, उनके हाथ हाँ, में है। टीचर नहीं, हम सब हैं। इसमें टीचर कैटेगराइज़ नहीं करा जाएगा, इसमें इंक्लूडिंग वी ऑल आर, जितने भी हैं उसके हम, सराउंडिंग बच्चे के जितने भी हैं, जो भी हैं, वो सब हैं मतलब तो इसमें स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स सब सब रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। रिस्पॉन्सिबल है। यस। बच्चे की कोई गलती नहीं होती, अगर गलती है तो वो पेरेंट्स हैं या फिर वो उसके सराउंडिंग्स हैं। अगर गलती से हम देखें तो हुँ, अगर कोई बच्चा हुँ, कम नंबर लाता है या फेल होता है, हुँ, मेरे हिसाब से ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आपके स्कूल में तुम्हारे साथ हुए होंगे, बिल्कुल। तो पेरेंट्स झगड़ते भी होंगे कि भाई तुम क्या कर रहे थे। हाँ, हर तरीके के पेरेंट्स आते हैं। स्कूल के अंदर हमने बहुत पेरेंट्स को फेस करा है कि हमारा बच्चा तो फेल हो गया, बचपन से पढ़ रहा था, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा है, अभी तक इसे कुछ नहीं आया। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा हमारे पास में 6 घंटे रहता है और हम अब पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ आउटपुट लेकर जाए, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल लेकर जाए पर डे। अब पेरेंट्स आते हैं और आके वो झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उन पेरेंट्स के लिए ये कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, आप और मैं मिलके, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा कुछ भी कह सकता है। आप पर डे एक छोटा-सा रजिस्टर लें और उसमें सिर्फ़ आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप बच्चे से लिखवा लो, बोल तो आप सकते ही हो। सिर्फ़ ये पूछना है कि आज इन सब्जेक्ट में क्या-क्या कराया गया है? रीडिंग हुई है, होमवर्क दिया है, नहीं दिया है? आप 15 डेज़ का बनाओ और फोर्टनाइटली आप आकर क्लास टीचर से और सब्जेक्ट टीचर से बात करो। तो इसमें ये पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी ये आ जाएगी कि टीचर झूठ बोल रहा है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है। तो क्लियरली हो जाएगी सारी चीज़ें ना, सामने आ जाएगा। आज के बिजी शेड्यूल को देखा जाए हुँ। प्रदीप, पेरेंट्स पे इतना टाइम नहीं है कि वो हर सब्जेक्ट टीचर के पास जाकर बात कर सके। अगर उन्हें अपने बच्चे की प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट चाहिए, वो बच्चे को पढ़ा किस लिए रहे हैं? उसकी प्रोग्रेस के लिए ना, उसकी ग्रोथ के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। तो इतना तो करना पड़ेगा। जितना हम कर रहे हैं और बच्चा नहीं कर रहा, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है या कुछ नहीं कर रहा, वो झूठ बोल रहा है, मान लो वो बंक कर रहा है। आजकल क्या होता है कि बच्चा घर में अकेला रहता है। भाई हमारे यहाँ जो बैकग्राउंड से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं, उनमें मोस्टली मोस्टली मदर और फादर दोनों ही वर्किंग रहते हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर। और बच्चा अकेला है, वो स्कूल आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे अडॉप्टेड होते हैं, नानी के पास रह रहे हैं, मामा के पास रह रहे हैं। तो उनके साथ में ये सिचुएशन आती है कि बच्चा क्या करता है, स्कूल के नाम का निकलता तो है मगर वो स्कूल नहीं आता, बंक करने लग जाता है। ऐसा भी होता है। ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो वो पेरेंट्स कहते होंगे कि ये तो रोज आता है। हाँ, फिर तभी तो पकड़ा जाता है फिर वो बच्चा। उसमें वो उस बच्चे को कुछ कह नहीं पाते,
जैसे अडॉप्टेड है तो उसको क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी जिम्मेवारी ले रखी है। तो बच्चा कहीं ना कहीं डिरेल भी हो जाता है। उसका असर बताया ही मैंने, वेब सीरीज हाँ, और समाज डिजिटल। में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, कुरीतियाँ बहुत हैं। तो इन सब का बैड इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता ही पड़ता है। अगर यही जैसे हम देखें कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा आ गए हैं, ओटीटी वेब सीरीज पे ज़्यादा आ गए हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट जब आप लोग स्कूल में हो और बच्चा ऐसी अभद्र चीज़ देख रहा है या वेब सीरीज पे गाली गलौज वाली कोई चीज़ देख रहा है? स्कूल में देख तो नहीं सकता, मगर उसको अप्लाई ज़रूर कर लेता है वो ना। जैसे मान लो टीचर बाई चांस निकल रहा है और बच्चे को पता नहीं है कि मेरे मेरे पीछे साइड से से वो निकल रहे हैं। मेरे साइड में या मेरे पीछे से टीचर आ रहा है, वो अपने पीयर ग्रुप को तुरंत मतलब गाली से ही संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं बच्चे। फिर जब देखता है कि टीचर आ गया तो थोड़ा झेप जाता है। तो ये ऐसे इंसिडेंट तो रोज आम ही है मतलब। तो आप कोई वॉइस रेज नहीं करते कि भाई तुम? उस समय तो बच्चे को कहना होता है कि मतलब इस तरीके से क्या कह रहे हो तुम, क्या अपने घर में भी इस तरीके से बिहेव करते हो क्या, मतलब बच्चे को समझाया जाता है। जब पीटीएम अरेंज होती है तो उसमें पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि भाई इस तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल करो, बच्चे के सामने नहीं, बच्चे से अलग, क्योंकि भाई टीनेज है तो उसको उसी तरीके से देखा जाता है। आपका जैसे वर्दी वाली जॉब पे फोकस रहा है शुरू से, बिफोर यहाँ लगने से पहले? हाँ, मतलब टीचिंग में आने से हाँ, पहले तैयारी भी करी उसके दौरान? बहुत तैयारी की है। हाँ, तो ऐसा सुनने में आया था कि कोई ऐसा था भी, ऐसी मतलब आपने क्लियर भी किया था जो आपका सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट भी हो गया था, बट किसी रीजन की वजह से वहाँ आप प्लेस नहीं हो पाए। ऐसे सिचुएशन मेरी कई रही। जैसे सबसे पहले बताऊंगा मैं, मेरा दिल्ली पुलिस एसआई का था, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। उसमें मैंने फिजिकल क्लियर करा। फिजिकल को तैयार करने में मतलब सालों लग जाते हैं। उसे तैयार करने के बाद जब पहले क्या होता है, जब अभी तो खैर चेंज हो गया सिनेरियो कि पहले एग्जाम होता है सीपीओ के दर, सीपीओ पहले डायरेक्ट, जब डायरेक्ट भर्ती होती थी उसमें पहले फिजिकल होता था, उसके अच्छा। बाद में मेजरमेंट होता था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पहले मेजरमेंट कर लिया उसके बाद में फिजिकल हो रहा है। तो सुबह सुबह यहाँ वजीराबाद है इस ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ हम गए और फिजिकल दिया। फिजिकल करने के बाद में मतलब जैसे टाइम था कोई 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है रेस, और 13 फुट हमारी लॉन्ग जंप थी और 3.5 फुट मेरी हाई जंप थी। वो सब कुछ क्लियर करा, 5.5 मिनट में रनिंग करी, लॉन्ग जंप करी 14 फीट, और हाई जंप भी कर दी। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में फिर जब मेजरमेंट का टाइम आया तो उन्होंने मेरी हाइट 169.3 निकाली और जो एलिजिबिलिटी थी वो 170 सेंटीमीटर। मेजरमेंट इन कंपैरिजन ऑफ ओनली हाइट या ओनली हाइट, चेस्ट वगैरह? नहीं नहीं, एक्सपेंशन का नहीं था, हाइट का था। अच्छा। तो हाइट में उन्होंने 169.3 निकाली थी। तो बहुत माइनर फर्क है। हाँ, बहुत माइनर फर्क है, मगर वो अपने मतलब जो उनका है रूल्स या क्राइटेरिया एसओपीज है। है जो भी है उस पे वो फिट है, मतलब फिक्स है। वो 0.1 भी उसमें नहीं कर सकते, मार्जिन नहीं दे सकते, चाहे आप क्लेम करो या कुछ भी करो। फिर सेकंड क्या हुआ कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का दिया था। उसमें मेरा मेरा ऑलमोस्ट सारा ही सब कुछ हो गया था। मेरा मेडिकल भी हो गया था, बरेली में मेडिकल देने गया हुआ था मेरा, और फिजिकल में मुरादाबाद हो गया था देने के लिए। वो सब कुछ क्लियर कर लिया, प्री कर लिया, फिजिकल कर लिया, मेंस कर लिया, सारी कट ऑफ क्लियर कर ली। फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद में फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए जब लिस्ट बनती है तो उसमें मेरा और मेरे ही जैसा एक और बंदा था। हम दोनों के पॉइंट बिल्कुल मतलब जो मार्क्स थे बिल्कुल एग्जैक्ट थे, सिमिलर थे, बिल्कुल सिमिलर थे, और उतनी ही कट ऑफ थी। अब रूल ये है कि जो मेरे से एज में ज़्यादा है उसको वो जॉब दे दी जाएगी। ये रिटर्न में था? ये रिटर्न में रहता है ये। अच्छा। जैसे 3 तरीके से सिलेक्शन होता है। अगर आप बिल्कुल क्लैश कर जाते हो, मान लो आप और मेरे बिल्कुल इक्वल है मार्क्स, 100 में से 70 आपके हैं, 70 मेरे हैं, तो उसमें क्लैश हो गया तो जिसकी एज ज़्यादा है, मान लो आप मेरे से एज में ज़्यादा है, तो आपको जॉब दे दी जाएगी। सपोज दैट ऐसा हुआ कि डेट ऑफ बर्थ भी अगर इक्वल है दोनों की, तो उसमें क्या होता है, उस केस में अल्फाबेटिकल देखा जाता है। अगर आपका नाम ए से शुरू हो रहा तो है पहले प्रायोरिटी ए को दी जाएगी। ये ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं अपने, मतलब हर किसी के मतलब अगर अलग अलग होते हैं। ये मैंने पढ़ा था उनका। सिमिलर हो गया हाँ, तो इस तरीके इस से तरह तो से भी हो सकता उसकी एज ज़्यादा थी, उसको मिल गई जॉब।
तो अगर इसी आपके केस की बात की जाए यूपी पुलिस के, तो ये भी तो हो सकता है कि उस बंदे ने, आप लोगों के सिमिलर मार्क्स हैं, उस बंदे ने कुछ ले दे के पोस्ट ले ली हो और आप पीछे रह गए हो नहीं नहीं, फाइनेंशियली वजह ऐसा से। नहीं है। वो तो वैकेंसी है, मतलब वो तो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में जो रूल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। प्रदीप, हम्म, गवर्नमेंट जॉब या फिर एक सरकारी टीचर बनने के लिए हम्म। क्या क्या तैयारी करनी पड़ी तुम्हें? गवर्नमेंट जॉब या सरकारी टीचर, तो पहले मैं बात करता हूँ टीचिंग के लिए। देखो, टीचिंग में 3 पोस्ट होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया। एक असिस्टेंट टीचर, एक टीजीटी, एक पीजीटी। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की उसके बाद है, क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है टीचिंग का। तो पहले 3 जो मेन फोकस है वो हमारे असिस्टेंट टीचर, जैसे जो प्राइमरी टीचर हो गए, आपका टीजीटी और पीजीटी। तो जो असिस्टेंट टीचर लगते हैं उसके लिए 2 साल का होता है डिप्लोमा। ठीक है, उसको अलग अलग नाम से डीएड बोल देते हैं, डाइट बोल देते हैं, ईटी ही बोल देते हैं, मगर वो एक्चुअल में होता है टीचिंग डिप्लोमा, 2 साल का। वो हो गया असिस्टेंट टीचर के लिए। और सीटेट करना, जो कि पेपर 1 होता है, वो क्लियर करना होता है। पेपर 1 होता है फर्स्ट से या थर्ड से फिफ्थ का। ठीक है, ये हो गया आपका क्राइटेरिया, मतलब एलिजिबिलिटी हो गई। फिर उसके बाद में डीएसएसबी वैकेंसीज निकालता है, चाहे में हो या डीओई, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में हो। दिल्ली के लिए डीएसएसबी बोर्ड है। हाँ, दिल्ली के लिए डीएसएसबी बोर्ड ही है, दिल्ली सर्विस सिलेक्शन सबऑर्डिनेट बोर्ड जो होता है वो। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद में तब बंदा सेलेक्ट होता है। सेम प्रोसीजर हो गया टीजीटी के लिए, उसमें बीएड प्लस डिग्री, 2 चीज़ें हो गई। और जो पीजीटी लगता है उसके लिए एमए प्लस बीएड होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया और है इसमें परसेंटेज का, यानी कि 50% आपके ग्रेजुएशन में होने कंपलसरी है अच्छा। टीजीटी के लिए। और मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो तो जब करता है आदमी तो उसके लिए उसके लिए पता ही हो रहता जाता है। तो ये हो गया। और डीएसएसबी टीजी मतलब बीएड प्लस ग्रेजुएशन टीजीटी के लिए, प्लस सीटेट, और उसके बाद में आपका डीएसएसबी। पीजीटी के लिए सीटेट नहीं होता, क्योंकि अच्छा, हाँ उस पर पोस्ट अप्लाई नहीं ग्रेजुएट। होता। हाँ। किसी बच्चे का हम्म, अगर टीचर बनने का ही सपना है, बट उसके अगर 40-45 मार्क्स है, तो क्या वो टीचर नहीं बन पाएगा? तो वो मतलब नहीं बन पाएगा, सही बात तो ये है, क्योंकि इसमें 50% तो मैंडेटरी है ही है। बहुत सारे अभी ऐसे रहे कि उन्होंने पिछले टाइम में ग्रेजुएशन कर ली, क्योंकि उस समय एलिजिबिलिटी 45% थी। अब जब नया अभी वो निकला है, नोटिफिकेशन निकला है पीछे, उसमें उन्होंने परसेंटेज 50% कर दी, एज भी कम कर दी। पहले 32 हुआ करती थी, अब 30 कर दी है। तो ये नॉर्म्स ना चेंज होते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो 50% तो मिनिमम रहनी ही चाहिए, ताकि मार्क्स। बच्चे की जो जो भी स्टडी करी है, जो भी क्वालिफिकेशन, वो बेकार ना जाए। ओके, तो 12th में उसे 50% अचीव करना हाँ, 12th में भी, मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन में भी, और आपका मास्टर डिग्री में भी मास्टर डिग्री में। 50% होने चाहिए। चाहे आप नेट का एग्जाम दो, उसमें 50% चाहिए ग्रेजुएशन, अच्छा। पीजी में। जैसे आप एनसीसी के टीचर हैं, ट्रेनर कह लो या टीचर कह लो, स्कूल में एएनओ कहते हैं। एएनओ कहते हैं। तो जैसे एनसीसी स्कूलिंग टाइम के दौरान ही होती है? स्कूलिंग बिल्कुल इसका स्टेप फर्स्ट है, जो ए हम्म, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। हम्म, फिर कॉलेज में बी, और कॉलेज में ही सी। तो अच्छा। बेस जहाँ जो स्टार्टिंग होती है वो स्कूल लेवल पे होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे स्कूल टाइम के दौरान एनसीसी लेते हैं, ठीक है। बच्चे, हम्म। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी रियल लाइफ में, रियल ग्राउंड पे उस चीज़ का कोई एडवांटेज मिलता है। जो बच्चा, मतलब पहले बच्चे बच्चे ने अपने दोस्त के कहने पे ले ली, एनसीसी ले ली। एनसीसी ले ली अपने दोस्त के कहने पर, या जी। फिर उसे लगा कि यार ले लेनी चाहिए, मतलब उसे नहीं पता कि एनसीसी क्या है, क्यों लेते हैं, क्या क्या रीजन है? क्या रीज़न है, क्या मोटो है, उसे नहीं पता, मान लो सपोज दैट। मगर धीरे धीरे जब वो ट्रेनिंग करता है, उसे पता चलता है आगे, तो उसका इंटरेस्ट जगता है। हम्म, और जब एक बार बंदे का या बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो वो फिर उसी लाइन में जाने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं जैसे कैडेट था, एनसीसी कैडेट, तो इसलिए वो वर्दी वाला जो पैशन था वो वहीं से चला। ऐसे ही बच्चे के अंदर जब इंटरेस्ट पूरा कंप्लीटली हो जाता है ना, तो वो वहीं से फिर आगे अपने वर्दी के लिए चलता है। तो वहां से बेनिफिट की बात होती है। तो बेनिफिट के ये है कि जब ए सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेगा बच्चा, तो उसे 5 मार्क्स की ग्रेस मिलती है कॉलेज में भी। अच्छा, प्रायोरिटी पहले दी जाएगी एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए। अच्छा। और एनसीसी अगर वो लेना चाहता है तो उससे पहले प्रायोरिटी मिलेगी।
फिर जब वो बी या सी सर्टिफिकेट कर लेगा तो सी कॉलेज में कॉलेज में जब सी सर्टिफिकेट कर लेगा तो उसकी डायरेक्ट एंट्री है आर्मी में, अग्निवीर में। तो इनके बहुत बेनिफिट है। तो उसके लिए उन्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आर्मी नहीं में या अग्निवीर में, नहीं, उनकी डायरेक्ट डायरेक्ट प्लेसिंग हो डायरेक्ट जाएगी। डायरेक्ट है, बस खाली उनको एक इंटरव्यू के लिए आता है। इंटरव्यू बेस पे वो प्लेस हो जाएंगे। बिल्कुल। और वो एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे या उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? जैसे अभी एक आपने सभी ने सुना भी होगा, अग्निवीर। हाँ अग्निवीर चली, जो कि 4 साल बाद आपको रिटायर कर देती है। हाँ। उसमें क्या है कि उसमें से भी 25% हम्म जो रिक्रूट होते हैं उनको आर्मी में रख लिया जाता है, जो बेस्ट होते हैं। और 75% को एज अ एक्समैन उन्हें कोटा दे दिया जाता है। वो कहीं पर भी, मतलब जहाँ भी जाएंगे, या मान लो अपने स्टेट की पुलिस में जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे, तो उनको एक रिजर्वेशन कह लो या फिर उनको बेनिफिट दे पहले दिया जाएगा, मतलब उनको। तो ये बेनिफिट है उसका। अग्निवीर की बात छिड़ी, तो ये जो गवर्नमेंट ने अग्निवीर वाला एक कॉन्सेप्ट चालू किया था कि लोगों को हम एक रोजगार दे रहे हैं, ये यूथ को एक लॉलीपॉप नहीं था? यूथ को एक लॉलीपॉप, वैसे तो खैर ये स्कीम मेरे मायने में तो ठीक नहीं है। नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें 75% जो बंदा है वो बाहर जा रहा है और उसका ये नहीं पता कि उसमें से कितने जॉब पा सकते हैं। बिल्कुल। मान लो 25% तो सिक्योर हो गए, जिन्होंने मेहनत करी वो आ गए। बाकी 75% का ऐसा ऐसी श्योरिटी नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। अपने वापस मतलब स्टेट में आके कुछ अगर लगेंगे भी कि उनके नहीं। अंदर एलिजिबिलिटी है, मतलब वो क्वालिटी है, हम्म तो वो जॉब पालेंगे भाई अपने स्टेट में या कहीं पर भी, पुलिस में या किसी और मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब ले लेंगे। मगर कहीं ना कहीं से वो एक तरीके से देखा जाए तो भटक रहे हैं रास्ते में 4 साल बाद। शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट जॉब, तो आपका जवाब था कि एक सेफ और सिक्योर है, बिल्कुल। और वहीं आपको सिर्फ 4 साल के लिए रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो वो श्योरिटी दे रहे हैं, 25% को दे रहे हैं। तो 25% पता थोड़ी कि मैं उसमें होऊंगा कि नहीं होऊंगा। वो मेहनत पर है। अब सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लाखों एप्लीकेशंस आती है, क्या लाखों का सिलेक्शन होता है? जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, करीबन 900-800 के आसपास की वैकेंसीज होती है। और उसमें कई लाख लोग अपीयर भी होते हैं, एप्लीकेशंस आती है, अपीयर होते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन हो जाता है? ये तो अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। उन्होंने पहले से ही क्लियर है उनका कि 25% हम लेंगे ही लेंगे। अब उस 100% में से जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो पालेगा 25%, यानी कि वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है। तो ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर दिया ना। वो तो क्रीम ले रहे हैं अपनी, वो ऐसा भी नहीं कर रहे कि बिल्कुल ही बाहर कर रहे हैं। वो 25% को सिक्योर कर तो रहे हैं, 75% को वो कोटा दे रहे हैं भाई, आप अपने जहाँ जा सकते हो, आप ट्रेंड हो, कहीं भी जॉब लो क्वालिटी। और ये जो 25% है, ये फिर फाइनल परमानेंट लग जाते हैं। बिल्कुल, इनकी रिटायरमेंट उस हिसाब से होगी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी पूरी होती है प्रॉपर तरीके से। स्कूल की बात करी जाए तो बच्चों के लिए मार्क्स या परसेंटेज कितना सही है? ऐसा नहीं लगता ये बच्चों का आपस में एक डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं यार, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखो, ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया बनाया जाता है ना, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए। अब स्ट्रीम परसेंटेज पर बेस्ड क्यों है? क्योंकि इससे बच्चे का मेंटल लेवल पता चलता है। ऐसा माना जाता है, ऐसे उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 55% आएगा तो वो साइंस के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो कर सकता है। अगर वो 45 या 50 से लेकर 55 तक है तो यानी कि वो कॉमर्स के लिए जा सकता है, और बिलो है तो वो आर्ट्स के लिए है। मगर बच्चा जो 60-70% ला रहा है वो कह रहा है कि मैं आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, हालांकि वो बहुत खुल गए। हाँ, वो जबकि एलिजिबिलिटी उसकी साइंस के लिए भी है। तो जो परसेंटेज सेट करी जाती है मेंटल लेवल, मतलब ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो इतने सिक्योर कर रहा है, इतनी परसेंटेज ला रहा है, इसीलिए वो बनाई जाती है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसा कुछ नहीं रहा। प्रदीप, जैसे एक रूल था स्कूल का कि 8th क्लास से पहले बच्चे फेल नहीं होंगे। एनडीपी बोलते हैं उसको, नॉन डिटेंशन पॉलिसी। हाँ, तो बच्चे फेल नहीं किए जाएंगे। तो जब बच्चों को पता ही है कि हम फेल नहीं होंगे, तो वो पढ़ेंगे क्यों? उनके पेरेंट्स सीरियसली लेंगे क्यों? और टीचर भी उन्हें ज़्यादा मेन फोकस या मेहनत क्यों ही करेंगे? ऐसा था कि ये जब पॉलिसी आई थी, नो डिटेंशन पॉलिसी, आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, इसका मेन मोटो था कि बच्चा क्या हो रहा था, हताश हो जाता था कई बार
मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया। तो एक कंपलसरी एजुकेशन सीसी थी, वो सीसी पैटर्न था उसका, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में था, सीसी पैटर्न पे बेस्ड था। उसमें बच्चे को ये था कि हमें आगे वो प्रमोट करना ही करना है। और वो बहुत मतलब था तो वो बहुत बढ़िया वो पैटर्न, मगर वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दो दो चीज़ें थी, और वो 10th क्लास तक थी। अच्छा। हाँ, 8 तक तो हो गया नो डिटेंशन पॉलिसी, और 9th और 10th में भी वो सीसी पैटर्न रहता था। जैसे कभी आपने किसी बच्चे की देखी होंगी तो ग्रेडिंग रही होगी, उसकी CGPI होगी, ग्रेड सिस्टम। हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। अब क्वेश्चन आपका जो था कि बच्चा नहीं पढ़ेगा, हाँ। तो ऐसा पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते। बच्चे पढ़े भी हैं उस दौरान के, आगे भी बढ़े हैं, उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स भी पाई है। ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है, ये करता है टीचर्स पे और पेरेंट्स पे। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें जो मतलब डिफ़ॉल्टर हैं, या तो वो पेरेंट्स हैं, या टीचर है, या स्कूल का प्रिंसिपल है। ये मैंने ड्यूरिंग अपने ट्रेनिंग में भी पढ़ा था। तो मेन फोकस किसका रहेगा? पेरेंट्स का और टीचर का और प्रिंसिपल का। तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा तो आप है, मैं हूँ, या किसी और की बात करें, हम अपने बच्चे को मतलब पूछते हैं, पढ़ाते हैं, कोशिश करते आज हैं क्या हुआ बेटा, मैम ने क्या बताया या क्या पढ़ाया। तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत मतलब पेरेंट्स का एक रोल, बहुत ज़्यादा रोल होता है, खासकर कि मदर का, फादर का। मतलब अगर हम गार्जियन की बात करें तो इतना उनका नहीं है, मतलब जितना मेन फोकस एक माँ का और एक फादर का, मतलब पिताजी का होता है। पहले जैसे था कि अगर 33% मार्क्स अचीव नहीं किए छोटी क्लास के भी, 8th 7th 6th 5th, तो वो फेल किए जाते थे। तो ये भी देखा होगा उस टाइम बच्चों का फोकस या सीरियसनेस या पेरेंट्स का ज्यादा। टीचर तो देखो, सब टीचरों के लिए तो सब स्टूडेंट बराबर है, बिल्कुल। बट जब से ये रूल आया है, ऐसा नहीं है कि बच्चों की हाँ, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा हो, कि वो उनका फोकस कम हो गया हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि यार हमें तो पास हो ही जाना है। हाँ, ये तो फर्क पड़ता ही है भाई, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, हर चीज़ का फर्क पड़ता है। बच्चे जैसे हम अपनी एज की बात करें, जब हम अपनी एज में थे तो हमें पढ़ना लिखना अच्छे से आता था। डर था भाई, नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। और मतलब ऐसा अमूमन सभी के साथ में हुआ होगा कि घर के जो बुजुर्ग हैं वो न्यूज़पेपर थमा देते थे, ले भाई हेडलाइन पढ़ो। होता था या नहीं होता था? मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। दादाजी मतलब दादाजी पकड़ लेते, ले भैया जरा पढ़ के बताइए क्या क्या है, देखें तो क्या पढ़ता है भाई स्कूल में। ऐसा मतलब अमूमन ऐसा ही होता था। या फिर न्यूज़ की मतलब टीवी में या न्यूज़ हम देख रहे थे, पढ़ के बताइए क्या हो रहा है। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ भाई क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारे पेरेंट्स करते थे, गार्जियन करते थे। पर आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चा 70% मतलब 60 to 70% बच्चा ऐसा है कि वो नहीं पढ़ पाता, मतलब फ्लुएंसी नहीं है पढ़ने में। बिल्कुल, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। इंग्लिश तो चलो छोड़ो, हिंदी भी नहीं पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाते बच्चे प्रॉपर तरीके से। उनकी मात्रा है, वो मतलब क्या लिखना चाहते हैं, सब कुछ अलग है। तो इसका मतलब एनडीपी का जो इफेक्ट है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हम देख रहे हैं अभी, ये जो हमने बात करी कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, एनडीपी के तहत, एनडीपी जो पहले था हाँ, उसके तहत आजकल जैसे कहा जाता है कि अब गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल के कंपैरेटिव हो गए हैं, एटमॉस्फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है, और बच्चे जो हैं उनके प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी बीट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये तो फिर एक बिल्कुल उल्टा ही हो गया ना। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपने जो सबसे लोअर होते हैं, क्या उनका कभी पोस्टर देखा है आपने? लोअर कैसे मतलब? जो लो अचीव कर रहा है बच्चा, क्या कभी उसके पोस्टर देखे प्राइवेट स्कूल वालों ने लगाए हो कि ये बच्चा देखो हमारा 33% लेकर आया है? वो क्यों लगाएंगे? तो ऐसे ही गवर्नमेंट क्यों लगाएगी, या गवर्नमेंट क्यों बताएगी? उतार चढ़ाव हर जगह है, प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी है। तो जो गवर्नमेंट का हायर बच्चा जो अचीव कर रहा है वो प्राइवेट को मात दे रहा है आज की डेट में। प्रदीप, देखा जाए तो अभी जैसे आपने बताया कि ऐसे भी बच्चे हैं जो 6th 7th तक आ गए और वो इंग्लिश छोड़ो हिंदी भी बोलने मतलब पढ़ भी नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं पाते। हाँ। और जबकि हम प्राइवेट स्कूल के बच्चे देखें, नर्सरी केजी से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हिंदी छोड़ो इंग्लिश भी लिख भी पाते हैं और पढ़ भी पाते हैं। तो
ऑलमोस्ट अगर ये सिनेरियो की बात होती है, गवर्नमेंट स्कूल की अगर बच्चों की बात करें तो मैंने बताया 50-60% के अराउंड ऐसे है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वहाँ ऐसा है कि वहाँ 10 या 15% या 20% ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेन फोकस होता है वहाँ, देखो टीचिंग तो दोनों जगह इक्वल ही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ज़्यादा बेटर मिलेगी। अब पूछोगे ऐसा क्यों? बिल्कुल पूछूंगा। है ना, अगर गवर्नमेंट टीचर जो सिलेक्शन लेकर आता है, उस सिलेक्शन प्रक्रिया को देखा जाए, मतलब जो प्रोसेस है वो मतलब एक हार्ड है, ऐसे नहीं बन जाता कोई भी हवाई हवा में टीचर। जब नहीं लग पाता है तो वो मूव करेगा प्राइवेट के लिए, भाई मेरी एज नहीं रही है, अब मैं मूव करूँगा प्राइवेट की तरफ। या देखा होगा कि ज़्यादातर स्कूल्स में फीमेल टीचर ज़्यादा मिलेंगी, अच्छा। रहती हैं। उनका इसलिए रहता है क्योंकि मतलब भाई शादी हो गई, नहीं कर पाएंगी, दूर दूर है सिलेक्शन या कहीं पर है, तो इसलिए वो पास में अपने आसपास में प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पढ़ाई पर, पहले फिलहाल पढ़ाई पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, प्राइवेट स्कूल का पढ़ रहा है। हाँ। है ना, यही है ना मेन। तो ये पूरी तरीके से नहीं है, मतलब उसमें बच्चे कम हैं, कम पढ़ पा रहे हैं, कम रेशियो है, कम परसेंटेज है, और वहाँ पर ज़्यादा है, बस इतना सा फर्क है। और वो सारे का सारे डिपेंड किस पर कर रहा है? पेरेंट्स पर कर रहा है। भाई पेरेंट्स थोड़ा सा पेरेंट्स ध्यान देंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। जिनके पेरेंट्स ध्यान देते हैं वो बच्चा बहुत अच्छे से अचीव कर रहा है, क्योंकि टीचिंग 40-50 बच्चों को एक जैसी ही मिलती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। मतलब हम अपने गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, 50 बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं, और 50 के 50 बच्चों में से ये देखो कि 25 बच्चा अच्छे से कर रहा है, 25 नहीं कर पा रहा है। तो 25 क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं। और पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स पूरी तरीके से पढ़े लिखे नहीं है कई जगह पर ना, पर हम उनसे यही बात कहते हैं जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपना एक फोर्टनाइटली रजिस्टर बनाकर प्रिपेयर करके बच्चे से ज़रूर पूछे, इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। बच्चे को मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, फोनेटिक्स से और इन सब चीज़ों से। हाँ, फोनिक्स से कि वो एक्चुअली में साउंड, जब साउंड क्लियर हो जाएगी तो फिर वो आगे चलेगा, आगे पढ़ेगा, धीरे धीरे बनेगा। अब मैं एक दिन पढ़ा रहा हूँ, दूसरे दिन बच्चा नहीं आ रहा, तीसरे दिन बच्चा नहीं आ रहा, तो कंटिन्यूशन नहीं रही ना चीज़ें। अगर एक दिन आप अपने बच्चे को स्कूल से छुट्टी कराते हो तो कहीं ना कहीं आप रीज़न देते हो स्कूल में, पेरेंट्स रीज़न देता है ना, तो वहाँ पेरेंट्स का पता कि मतलब क्यों नहीं आया हाँ बच्चा? बच्चे को मतलब पता ही नहीं है, पेरेंट्स को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि बच्चा मेरा स्कूल गया भी है नहीं गया। ये भी है, ये भी है ना, ये तो बच्चा मैंने घर से स्टार्टिंग में स्कूल, बताया स्कूल था। से घर ही तो आएगा। अरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग है ना, अच्छा। पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, बच्चा एक दिन आ रहा है, 2 दिन नहीं आ रहा, तो वो कंटिन्यूशन नहीं रहती ना। यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा, पेरेंट्स जो भी है वो सख्त होना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर मिलेगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी उस बच्चे का मिलेगा, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। पर जैसे यह है कि आप बताते हो कि हम कंटिन्यूसली कंटेंट डिलीवर करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, आजकल होमवर्क का भी सेक्शन बन गए हैं सरकारी स्कूलों में भी। वो गवर्नमेंट स्कूल में इतना नहीं है कि हम जो भी कुछ कराते हैं क्लासरूम में कराते हैं, वो एक दौर था जो निकल गया। अगर आज का व्हाट्सएप ग्रुप है तो सिर्फ वो मैसेज के लिए है, किसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए है पेरेंट्स को, उसमें कोई होमवर्क नहीं है, कि उसमें सिर्फ ये होता है कि कल आपकी छुट्टी है। अच्छा। हाँ, जो पता नहीं है कि हो सकती हाँ, है या फिर कल आप मतलब ये पहन कर आ सकते हैं, पानी के क्राइसिस है तो वाटर बोतल कैरी करेंगे आप। कई बार ऐसा होता है कि मतलब मान लो कहीं पानी की सप्लाई बंद हो गई है, स्कूल में नहीं आ पा रहा है, तो नेचुरल सी बात है, तो उसमें हम पहले ही ये मैसेज डाल देते हैं बच्चे को। तो एक मैसेज के लिए है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर कोई भी ऐसा मटेरियल इन्फॉर्मेटिव नहीं है कि हाँ जैसे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है तो उसके लिए पहले से ही बता देते हैं बच्चे को कि भाई प्रिपेयर हो जाएं, या फिर कुछ ऐसा बना कर लेकर आए वो घर से टाइम। ऐसा नहीं है कि डेली बेस पे अटेंडेंस शीट शेयर हो रही है या कौन नहीं अब्सेंट नहीं, कौन ऐसा प्रेजेंट कुछ है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।